मोटू का जादुई सेब का पेड़। रतनपुर नाम का एक गांव था जहां मोटू अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। उसके परिवार में माँ सरला, बहन पतलू और बड़ा भाई झटका रहते थे। उसके बड़े भाई झटका की शादी हो जाने के कारण उसकी भाभी नीता भी उसी घर में रहती थी। मोटू कम पढ़ा लिखा भी था और वो पैसे से किसानी करता था, पर उसका बड़ा भाई झटका उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। इसी बात का उसे घमंड था। वो घमंड उसकी पत्नी में भी था। मोटू उसके खेत में हल चलाकर तपती धूप में घर आया और रोटी बनाते हुए भाभी से बोला, भाभी मैं घर आ गया, आज बहुत धूप थी, एक गिलास पानी दीजिए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और आज खाने में क्या बनाया है? मोटू मेरे देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो पानी आप खुद पी लीजिए और खाना मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ झटका जी और माँ जी के लिए ही खाना बनाया है और बाकी आपका और आपकी बहन का आप खुद बना लीजिए। जी भाभी। थकारा मोटू घर आकर पानी पीकर खुद ही चूल्हे पर खिचड़ी बनाने के लिए रख देता है। तभी उसकी बहन पतलू आती है और कहती है, अरे मोटू भैया, आप ये क्या कर रहे हो? मैं बना देती हूँ खाना, आप बैठो। आप तो वैसे ही थक हार चुके हो। वैसे ही भैया, भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती है हमसे? घर के काम भी नहीं करती और ना ही हाथ बटाती है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। कोई बात नहीं पतलू, हम तो छोटे हैं। तभी पतलू खिचड़ी बनाने लगती है और अपने भाई को पास में बिठा देती है और खिचड़ी बनाकर अपने भाई को खिलाती है और खुद भी खाती है। और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उससे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति झटका से मतलब रखती थी। कभी कभी तो नीता मोटू को यूं ही सुना दिया करती थी, घर में पैसों की बहुत कमी थी। जहाँ बड़ा बेटा झटका बहुत सारा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा मोटू खेत में जो भी उगाता था उसे बेचकर अपनी माँ और बहन का खर्चा चलाता था। एक दिन उसके खेत की सारे पेड़ पौधे सब खराब हो गए, यहाँ तक उसके पसंदीदा सेब भी। ये देखकर राहुल बहुत दुखी हुआ और अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैंने इतनी मेहनत करी, इसके बावजूद मेरे सारे फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा माँ? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती माँ, तुम ही कुछ सोचो। चिंता मत कर मोटू बेटा, तेरा भाई बहुत पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता माँ झटका भैया मुझे पैसे देंगे, पर एक बार पूछकर ज़रूर देखूंगा। आखिर पतलू की शादी का खर्चा भी तो मेरे ही कंधों पर है, भैया ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। ये बोलकर मोटू अपने बड़े भाई झटका के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। तभी झटका तेवर दिखाते हुए कहता है, मार सुटिया पावड़ वाले नू, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारे खेत पर पेड़ पौधे के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं। देख, अगर मोटू तू मेरे जैसा पढ़ लिख लेता तो तू ऐसा गवार नहीं होता। खैर, मैं किसी को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा और मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। तुम जैसे गवार लोगों के साथ मैं और मेरी पत्नी शहर में जाकर रहेंगे और शहर के तौर तरीके से रहेंगे। झटका भैया, आप जा रहे हैं? आप जानते हैं माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े भरा, मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम ही करो, मैं तो चला। अगले 2 दिन में ही झटका अपना सामान बांधकर अपनी पत्नी के साथ शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी को लेकर मोटू के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वो दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से काफ़ी कुछ उल्टा सुनना पड़ता है। अपनी माँ और बहन के पेट पालने के लिए वे लोगों की सुनता, फिर एक बार काम से निकाल दिया जाता। ऐसे में परेशान होकर वो अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहाँ सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे।
हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, ना मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? भगवान, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, आप ही कुछ कीजिए। मोटू उदास हो जाता है। तभी उसे एक चमकदार रोशनी दिखती है। वो उस रोशनी की तरफ चलने लगता है। चलते चलते वो जाकर देखता है कि एक बड़ा सा सेब का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे, मेरे खेत में तो सब कुछ उजड़ गया था, फिर इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आया? और इसमें तो बहुत सारे सेब भी लगे हैं। मोटू चमचमाते हुए सेब को देखकर 2 सेब तोड़ता है। वहाँ और 2 नए सेब आ जाते हैं और मोटू अचंभा होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या! सेब तोड़ने के बाद दोबारा सेब आ गए? कहीं ये जादुई सेब का पेड़ तो नहीं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी जल्दी कुछ सोचना होगा। तभी जादुई सेब का पेड़ झूमकर बोलता है, मोटू मेरे वत्स, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। तुम इतने परेशान और हताश थे, तुम्हारी उदासी ने मुझे पिघलाकर एक पेड़ में परिवर्तित किया है। तुम जितनी मर्जी चाहो तुम इस सेब के पेड़ से सेब तोड़ सकते हो। ये ना कभी ख़त्म होगी और ना ही खराब। इन्हें बेचकर तुम अपनी पारिवारिक समस्या ठीक कर सकते हो। सच? अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर राहुल अपने खेत में सेब को तोड़कर अपने बैग में भरकर अपने घर ले आता है। ये देखकर माँ और बहन कहती है, भैया, इतने सारे सेब कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। हाँ बेटा, अभी तक तो तेरे हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए? माँ, ये समझ लो भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी खेत में जादुई सेब का पेड़ उगा है, जिससे अब हमें अच्छी ज़िंदगी काटेंगे। पतलू, तुम सेब का जूस, सेब का हलवा और बहुत सारा सेब काट कर ले आओ, जिसे खाकर हम सबका पेट भी भर जाएगा। और सेब तो माँ की तबीयत के लिए भी अच्छा है। इसके बाद बाकी सेबों को मैं बाज़ार जाकर बेचूंगा और इतना सस्ता सेब बेचूंगा कि सब मेरी ही सेब खरीदेंगे और मेरे सारे सेब बिक जाएंगे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ ही देर बाद तीनों मिलकर सेब का हलवा, जूस और कटे हुए सेब का नाश्ता करते हैं। कुछ ही देर बाद मोटू बाजार आ जाता है सेब को बेचने के लिए। सेब ले लो, सेब 10 रुपए किलो, सेब सस्ते सेब और ताजे ताजे सेब ले लो। बड़े सेब, छोटे सेब बनाओ, ताजे ताजे जूस बनाओ और सेहत बनाओ अपने परिवार की। सेब ले लो, सेब, बड़े सेब, छोटे सेब। अरे, अब तो बहुत सस्ते सेब दे रहे हो, जरा मेरे लिए 2 किलो दे दीजिए। क्या इतने सस्ते सेब? मुझे तो 4 किलो दे दीजिए भाई साहब। ये रहे आपके सेब। कुछ ही देर में मोटू के पूरे सेब बिक जाते हैं। वो दोबारा जादुई सेब के पास जाता है और सेब तोड़कर बाजार में बेच देता है। सस्ते के कारण मोटू के पूरी डाली सेब दोबारा बिक जाते हैं। फिर वो अपने घर लौटता है और उसकी पहली कमाई अपनी बहन को देता है और बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह मोटू रोज जादुई सेब के पेड़ से सेब तोड़कर बाजार में बेचता है और उससे बहुत बहुत मुनाफा होता है। इसी तरह 6 महीने पैसे इकट्ठा करके वो अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देता है और वही दूसरी ओर अपनी माँ का इलाज भी करता है। जब उसकी माँ अच्छी हो जाती है तब सरला कहती है, बेटा, तूने अपने भाई की जितना पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, पर फिर भी परिश्रम और मेहनत से तूने बहुत सफलता प्राप्त की है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहन की शादी भी तूने करा दी और मैं भी अब ठीक हूँ। अब तू अपने ऊपर ध्यान दे। मैं भी अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती हूँ। बड़ी बहू नीता ने तो ऐसा रूप दिखा दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या बोलूँ माँ, आप ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए जिससे मैं शादी कर सकूँ। खाली पेट मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ठीक है बेटा। ये कहकर सरला मोटू के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढती है। वहीं दूसरी ओर मोटू जादुई सेब की पेड़ से सेब तोड़कर बेच देता है। उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें खाने के लिए खाना देता है। वो किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देता।
शुभ मुहूर्त देखकर सरला ने अपनी मोटू बेटे की शादी अमृता नाम की सुशील लड़की से करवा देती है बड़े ही धूमधाम से, जिसके बाद अमृता घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगती है और राहुल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।